अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो। बेटा मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्लास 11th और क्लास 12th के हिंदी माध्यम के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर। बच्चों अभी मैंने आपको जो लाइंस बताई इन लाइंस का बहुत ही गहरा मतलब है। इनका मतलब बेटा ये है कि देखो आज के इस परिवेश में मैं देखता हूं कि बच्चे किसी की कॉपी करने लगते हैं। वो ये देखते हैं कि यार मेरी क्लास का कोई स्टूडेंट्स कैसे मुझसे आगे है और वो उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। यार मैं आप लोगों से बेटा एक चीज कहना चाहूँगा जो इस मैंने अभी लाइनों में बोली भी है कि राह पर चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो। बच्चों आपको खुद से अपनी राह बनानी होगी और जो राह आप बनाओगे ना अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो राह बेटा एकदम अच्छी होगी आसान भी होगी। ठीक है बच्चों ओके। सो आप इन लाइंस को अपने जीवन में उतारिए और अब अच्छे से आज की इस क्लास को अटेंड करिए। बच्चों मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में। आज बच्चों हम क्लास 11th की मैथ्स के सेकंड चैप्टर संबंध एवं फलन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है फलन का प्रांत परिसर तथा सहप्रांत। बच्चों जैसा कि मैंने आप सबको पिछली क्लास में फलन के बारे में बताया था कि फलन क्या होता है और मुझे मालूम है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस संबंध को या किस प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं। अब आज की इस क्लास में मैं आपको फलन के प्रांत परिसर और सहप्रांत को ज्ञात करना सिखाऊंगा। बेटा वैसे ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिया गया है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये छुपा रुस्तम है एक छुपा हुआ टॉपिक है। बट इस टॉपिक का उपयोग आपको 11वीं क्लास में भी करना है 12वीं में भी करना है और 12वीं के बाद में जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां पर भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस टॉपिक की भी बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है सो आप सब ध्यान से बेटा आज की क्लास को अटेंड करना क्योंकि यार मैं आपको इस चीज को एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। बाद में बच्चे रोते रहते हैं सर हमें तो किसी फलन का प्रांत निकालने नहीं आता सर परिसर कैसे ज्ञात करते हैं ये तो हमें आता ही नहीं है। सो बाद में रोगे उससे बेटर है कि अभी संभल जाओ आराम से टॉपिक को पढ़ो। ठीक है सो अच्छे से सारे बच्चे क्लास को अटेंड करेंगे एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। ठीक है तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। सबसे पहले बेटा हम क्लास 11th की मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर संबंध एवं फलन का चैप्टर प्रोग्रेस देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इस चैप्टर में आगे बढ़ना है। सो देखो भाई इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने आपको समुच्चयों के कार्तीय गुणन के बारे में बताया था। यहाँ पर बेटा हमने A क्रॉस B क्रॉस A ज्ञात करना सीखा था। सबसे पहले हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा इससे संबंधित हमारी प्रश्नावली थी 2.1। देन इसके बाद बच्चों हमने संबंध के बारे में बात की। अब यहां पर मैंने आपको सबसे पहले संबंध का अर्थ समझाया फिर इसके बाद हमने संबंधों की संख्या ज्ञात करना सीखा हमने संबंध को निरूपित करना सीखा साथ में हमने संबंध के प्रांत सहप्रांत तथा परिसर के बारे में बात की और इससे संबंधित हमारी प्रश्नावली थी 2.2।
2। फिर इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा फलन को। अब फलन के अंतर्गत मैंने आपको पिछली क्लास में फलन का अर्थ समझाया था कि फलन होता क्या है। मैंने बेटा आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था केवल पिछली क्लास में। अब आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फलन के प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत के बारे में। फिर इसके बाद आगे आने वाली क्लासेज में हम कुछ विशेष प्रकार के फलन और उनके आलेख देखेंगे और फिर आखिरी में हम फलनों का बीजगणित डिस्कस करेंगे। इस तरीके से बच्चों आपको इस चैप्टर में आगे चलना है। ठीक है। अब बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में फलन शब्द का मतलब समझाया था और मुझे उम्मीद है कि यार आप सब ने इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। फलन को समझाने के लिए बेटा मैंने एक बेस्ट एग्जाम्पल लिया था पुत्रों और माताओं के बीच संबंध का। उसकी सहायता से मैंने आपको फलन को समझाया कि फलन क्या होता है। यहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया कि यदि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं ए और बी जो अरिक्त समुच्चय हैं, किसी अरिक्त समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध f एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो उसे बेटा हम फलन कहते हैं। देखिए इस परिभाषा में दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इनके बारे में। एक तो है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है एक और केवल एक प्रतिबिंब। ठीक है। यदि हमारे पास समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध f इस प्रकार है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, तो इस प्रकार के संबंध को बेटा हम फलन कहते हैं। इसके बारे में बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई संबंध फलन कहलाता है यदि किसी संबंध के क्रमिक युग्मों के दो अलग अलग क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक समान ना हो। ठीक है, तो वो बेटा हमारा फलन कहलाता है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद बच्चों मैंने आपको वास्तविक मान फलन के बारे में बताया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास कोई ऐसा फलन हो जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा उसका कोई उपसमुच्चय हो, तो उसे हम वास्तविक मान फलन कहते हैं। और यदि किसी फलन का प्रांत वास्तविक संख्या का समुच्चय या उपसमुच्चय हो, तो उसे हम वास्तविक फलन कहते हैं, वास्तविक चर वाले। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना था। इसके अलावा पिछली क्लास में मैंने आपको किसी फलन का मान भी ज्ञात करना सिखाया था। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है f ऑफ x बराबर 2x माइनस 3। मैं x बराबर 1 पर इस फलन का मान ज्ञात करना चाहता हूं, यानी कि मैं f ऑफ 1 ज्ञात करना चाहता हूं। तो आपको बेटा x की जगह पर 1 रख देना है। जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर 1 रख दो, तो हो गया 2 माइनस 3, 2 में से 3 गए, माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे बेटा हम किसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। यहां तक बच्चों हमने पिछली क्लास तक बातें कर ली थी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं फलन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर के बारे में। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको सबसे पहले तीर आरेख के माध्यम से समझाता हूं। तो मान लीजिए बेटा ये मेरे पास यहां पर कोई दो समुच्चय हैं a और b। मान लीजिए आप कि ये समुच्चय a है, ये समुच्चय b है, और समुच्चय a से b में ये एक संबंध r है। सबसे पहले तो यहां पर ये सोचिए आप सब कि क्या यह संबंध r एक फलन है। जरा सोचो बेटा। तो यहां पर देखो समुच्चय a के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय b के साथ है और एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए प्रत्येक अवयव का। a का p है, b का q है, c का q है, d का r है।
मतलब प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब है। सो इसका मतलब बेटा ये एक फलन है। ओके, सो यहां पर बच्चों ये हमारे पास मान लीजिए एक फलन है जो कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित है। सो इसको बेटा हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर बच्चों जो समुच्चय ए आया ना हमारे पास, ये होगा फलन का प्रांत। ठीक है, सो एफ का प्रांत ये हो जाएगा कैपिटल ए। ठीक है, और यहां पर ये जो बी समुच्चय होगा ये होगा बेटा फलन का सह प्रांत, ये हो जाएगा समुच्चय बी। और परिसर क्या होगा, परिसर सहप्रांत बी के उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो कि समुच्चय ए के साथ या प्रांत ए के साथ जुड़े हुए हैं। सो P जुड़ा हुआ है, Q जुड़ा हुआ है और R जुड़ा हुआ है, तो यहां पर परिसर हो जाएगा P, Q, R। सो ऐसे बच्चों हम किसी फलन का प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करते हैं। अब ये तो बेटा हमने उस फलन के प्रांत, परिसर, आलेख के बारे में बात की जिसका हमें तीर आरेख से निरूपण दे रखा था। बट हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, हमेशा तो बेटा आपको फलन तीर आरेख से निरूपित करके नहीं दिया जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, सो बेटा इसके कुछ स्पेशल टाइप्स हैं, उन टाइप्स को यहाँ पर आपको पढ़ना है। उन स्पेशल टाइप्स का कैसे प्रांत ज्ञात करते हैं, कैसे परिसर ज्ञात करते हैं, यही आपको इस टॉपिक के अंतर्गत समझना है। यही हमारे आज की इस क्लास का मेन एजेंडा रहने वाला है। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप सब अच्छे से ये समझिए कि प्रांत और परिसर होते क्या है। देखो यार, सहप्रांत निकालने में तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। मान लो कोई भी फलन दे दिए जो ए से बी में परिभाषित है, तो जो बी होगा वही सहप्रांत हो जाएगा। दिक्कत है प्रांत और परिसर में, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, प्रांत के बारे में बात करें तो प्रांत क्या होता है बेटा, प्रांत उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जिस पर दिया गया फलन परिभाषित हो। ठीक है, सो फलन का प्रांत क्या होगा, फलन का प्रांत फलन y बराबर f(x) के लिए x के उन सभी मानों का समुच्चय होगा जिनके लिए फलन परिभाषित है, वो फलन का प्रांत हो जाएगा। ठीक है, जहां पर फलन हमारा परिभाषित हो। ओके बच्चों, अच्छा अब मान लीजिए हमारे पास यहां पर कोई फलन दे रखा है f(x) बराबर में x² + 2। ठीक है, ये बेटा हमें यहां पर फलन दे रखा है। अब मुझे इसका प्रांत ज्ञात करना है, तो यहां पर बच्चों आपको यह देखना पड़ेगा कि x के वो कौन कौन से मान हैं जिन पर ये f(x) परिभाषित है। तो यहां पर आप क्लियर बोलोगे सर x बिलोंग्स टू R पर f(x) परिभाषित है। भाई x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था बिल्कुल सिंपल सा फलन, तो इस केस में तो आपने बता दिया कि भाई x बिलोंग्स टू R में हमारा फलन परिभाषित है, ये इसका प्रांत हो जाएगा। बट हमेशा तो बेटा ऐसे फलन नहीं मिलेंगे ना। ठीक है, सो उनका प्रांत हम कैसे ज्ञात करें, सो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल केस लिखवा रहा हूँ, उन केसों को ध्यान से समझिएगा। उनका प्रांत हम कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई फलन है f(x) जो कि है 1/f(x) इस फॉर्म में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए f(1)(x) बराबर है 1/x के, f(2)(x) बराबर है 1/x² - 4 के, f(3)(x) बराबर है 1/x + 3 के। मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार के फलन दिए गए हैं। ठीक है, अब मुझे इनका प्रांत ज्ञात करना है, तो इनका प्रांत ज्ञात करने के लिए बच्चों यहां पर आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, और वो कंडीशन है कि f(x) जो हर में आ रहा है
नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के। जो हर में बहुपद आ रहा है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन बेटा यहां पे लगेगी, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे इस वाले केस की हम बात करें तो यहां पर लगेगा एक्स नॉट इक्वल टू 0। इस वाले केस की बात करें तो यहां पर लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। सो एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इस वाले केस की बात करें तो x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब x का मान -3 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन बेटा हमारे यहां पर लग जाएंगी। अब इस केस में हमारा प्रांत होगा r माइनस, जैसे इसकी बात करें तो यहां पर कहा कि x का मान 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, तो r माइनस 0 हो जाएगा इस वाले केस में। इस वाले केस की बात करें सेकंड वाले की, तो यहां पर कहा गया कि x का मान प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी ले सकते हो, तो क्या r माइनस -2, ये बन जाएगा। इस वाले केस की बात करें तो x का मान -3 नहीं हो सकता, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, तो हो जाएगा r माइनस -3। तो ये सब बेटा हमारे पास x के संभव मान आए। तो ये जो समुच्चय बने बेटा यही हमारे पास इन फलनों के प्रांत हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे हम इस प्रकार के फलनों का प्रांत ज्ञात करते हैं। ओके, ध्यान रहे यदि आपके पास कोई फलन इस प्रकार से दे रखा हो, या फिर हो सकता है कि इस फॉर्म में दे रखा हो, या p ऑफ x बटे f ऑफ x के फॉर्म में दे रखा हो, सो उस केस में भी आपको यही कंडीशन लगानी है। ठीक है, क्लियर। चलिए यहां पर एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है बेटा, हमें निम्नलिखित फलन का प्रांत ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये किस प्रकार का फलन दिया गया है, इसी प्रकार का फलन दिया गया भाई जिसके बारे में अभी बात की थी। अब हर में जो भी बहुपद है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए प्रांत के लिए। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 के। यहां से बेटा x को कॉमन लोगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड करोगे, ये हो गया x गुणा x माइनस 1 गुणा x प्लस 1, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इसका अर्थ है यहां पर हमारे पास आ जाएगा x का मान 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता और -1 भी नहीं हो सकता। तो हम यहां पे लिख सकते हैं अतः f ऑफ x का प्रांत। अब बेटा आपको r में से इन तीनों को हटा देना है, 0, 1 और -1 को, तो ये हमारे पास इस दिए गए फलन का प्रांत हो जाएगा। ऐसे हम इस प्रकार के फलनों का प्रांत ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है आपकी एनसीईआरटी किताब का उदाहरण नंबर 21। यहां पर आपको निम्नलिखित फलन का प्रांत ज्ञात करना है। फलन बेटा में ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसका प्रांत कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हर में जो भी बहुपद दे रखा है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। गुणनखंड करोगे सो x माइनस 1 गुणा x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब x का मान 1 या 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अतः f ऑफ x का प्रांत, f ऑफ x का प्रांत बराबर हो जाएगा r माइनस, r में से बेटा 1 और 4 को निकाल दो। ठीक है, ऐसे बेटा हम इस प्रकार के फलनों का प्रांत ज्ञात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको टाइप फर्स्ट प्रकार के फलन का प्रांत ज्ञात करना अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है भाई सभी को? चलिए अब चलते हैं हम सेकंड टाइप पर, टाइप 2। अब मान लीजिए बेटा हमें फलन दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि
एफ ऑफ एक्स बराबर है वर्गमूल पी ऑफ एक्स के। मान लो हमें कुछ इस प्रकार का फलन दिया गया है। अब इसका हम प्रांत कैसे ज्ञात करेंगे? तो बेटा आपको देखो एक चीज मालूम है कि वर्गमूल के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। सो यहां पर हम यही कंडीशन लगाएंगे कि P ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब x के वो मान जो इस सर्व समीका को संतुष्ट करेंगे वही बेटा हमारे प्रांत हो जाएंगे। ठीक है, सो यहां पर कंडीशन लगेगी P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो इस असमीका को संतुष्ट करेंगे वही बेटा फलन का प्रांत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका भी हम यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो उदाहरण है, निम्नलिखित फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब बेटा यहां पर मुझे इसका प्रांत ज्ञात करना है। सो इसके लिए हमें यहां पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बच्चों जरूरी नहीं है कि आपके पास फलन केवल इस फॉर्म में दे रखा हो सकता है कि आपसे फलन p ऑफ x की घात 1/2n के फॉर्म में दे रखा हो। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में इसी असमीका का प्रयोग करना है कि P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये कंडीशन बन जाएगी। अब यहां पर देखो गुणनखंड करोगे तो हो गया x प्लस 1 गुणा x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा मुझे यहां पर इस सर्व समीका को इस असमीका को सॉल्व करना है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर बच्चों हम सबसे पहले इस दी गई असमीका के जीरोज और पोल्स ज्ञात करेंगे। अच्छा यार, आप सब ने वेवी कर्व मेथड का नाम सुना होगा। यदि किसी बच्चे ने नहीं सुना है तो यार मेरी काफ़ी सारी वीडियो डली हुई हैं यूट्यूब के ऊपर जिसमें मैंने वेवी कर्व मेथड को अच्छे से समझाया है। आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब के ऊपर वेवी कर्व मेथड बाय दीपक सर, आपको बेटा कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी। ठीक है, सो वहाँ से आप वेवी कर्व मेथड को सीख लेना। उसकी सहायता से जीरोज ज्ञात करेंगे। तो जीरोज हमारे पास आएंगे -1 और -3। तो -3 यहाँ पर होगा संख्या रेखा पर, -1 उधर होगा, इधर प्लस अनंत हो जाएगा, इधर माइनस अनंत हो जाएगा। अब यदि हम माइनस अनंत से -3 के बीच बात करें तो देखो क्या चिन्ह होगा। इस वाले बहुपद की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो -4 पर देखें तो ये ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, मतलब धनात्मक हो जाएगा। -3 से -1 की बात करें तो -3 से -1 के बीच ये धनात्मक, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो उस केस में बेटा ये ओवरऑल ऋणात्मक होगा। -1 से अनंत की बात करें तो ये धनात्मक, ये धनात्मक, दोनों धनात्मक, तो धनात्मक हो जाएगा। सो ये बेटा बन जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब धनात्मक ही चाहिए। तो यहां पर बेटा हमारे पास बनेगा कि x बिलोंग्स टू -अनंत से -3। अब यहां चूंकि बराबर का चिन्ह है तो बड़ा अंतराल हम लगा देंगे। ठीक है, यूनियन -1 से अनंत, ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों हम इस प्रकार के फलनों का प्रांत ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये था सेकंड टाइप। इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में। अब तीसरा टाइप है टाइप 3। अब मान लीजिए बेटा आपको कोई फलन दिया जाए इस प्रकार से कि f ऑफ x बराबर 1/वर्गमूल p ऑफ x। ठीक है, इस प्रकार से दिया जाए, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आपको 1/p ऑफ x की घात 1/2n के फॉर्म में कोई फलन दिया जाए। सो इसका बच्चों प्रांत ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, p ऑफ x
ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। देखो ध्यान दो, पिछले वाले में वर्गमूल पी ऑफ एक्स अंश में था तो वहां पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाई थी। यहां पर ये हर में है तो हम यहां पर केवल ग्रेटर देन 0 की कंडीशन लगाएंगे, बराबर 0 की नहीं लगाएंगे, क्योंकि बराबर रखते बेटा ये 0 बन जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हम यहां पर केवल इसी कंडीशन का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका मुझे प्रांत ज्ञात करना है। ठीक है, सो यहां पर बेटा कंडीशन लगेगी हमारी x² माइनस 4x प्लस 3 ये ग्रेटर देन 0 होगा केवल। ठीक है, ग्रेटर देन 0 बेटा ये हो जाएगा। गुणनखंड करोगे सो x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर से यहां पर आप संख्या रेखा बनाओगे, यहां पर जीरोज को दर्शाओगे 1 3, विविकत मेथड लगाएंगे, माइनस अनंत प्लस अनंत। अब माइनस अनंत से 1 के बीच देखो, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक तो ये धनात्मक हो जाएगा। 1 से 3 के बीच, 1 से 3 के बीच बेटा ये तो धनात्मक होगा बट ये ऋणात्मक हो जाएगा तो ओवरऑल ऋणात्मक होगा। और 3 से बड़े पर ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक तो ओवरऑल धनात्मक हो जाएगा। अब मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब धनात्मक चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1। अब चूंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो 1 को भी हमें शामिल नहीं करना, यहाँ पर हम खुला अंतराल लगाएंगे, यूनियन 3 से अनंत। अब 3 भी शामिल नहीं करना तो यहाँ पर भी हम खुला अंतराल लगाएंगे। सो ये बेटा हमारे पास x का मान आ गया। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ x का प्रांत ये हो जाएगा बराबर में माइनस अनंत से 1 यूनियन 3 से अनंत। इस प्रकार से बच्चों हम इस प्रकार के फलनों का प्रांत ज्ञात करते हैं। बेटा आपके क्लास 11th और क्लास 12th के सिलेबस में इन्हीं प्रकार के फलनों का प्रांत ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। ये हम केवल बोर्ड की बात कर रहे हैं। देखो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पर जाओगे ना तो आपको बेटा वहाँ पर काफ़ी और डिफरेंट टाइप के फलनों के बारे में पढ़ना होगा, जो कि आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे, 12वीं क्लास में पढ़ोगे, तो उनके प्रांत आप ज्ञात करना वहाँ पर सीखोगे। बट बेसिक के तौर पर आपको बेटा ये जो मैंने आपको 3 टाइप बताए ना, इस प्रकार के फलनों का प्रांत ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं फलन के परिसर के बारे में। देखिए अभी तक हमने बात की फलन के प्रांत के बारे में। क्या होता है प्रांत? प्रांत y बराबर एफ ऑफ एक्स के x के उन सभी संभव मानों का समुच्चय होता है जिन पर फलन परिभाषित होता है। ठीक है, अब उसी के विपरीत फलन का परिसर क्या होता है? सो फलन का परिसर बेटा फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स के लिए इसके प्रांत के सभी मानों को फलन में रखने से प्राप्त मानों का जो समुच्चय होगा उसी को बेटा हम फलन का परिसर कहेंगे। देखिए बच्चों आप लोगों ने अंग्रेजी में तो शब्द सुने होंगे इनपुट एंड आउटपुट। सो बेसिकली बेटा जो इनपुट शब्द है ये प्रांत को बताता है और आउटपुट शब्द है ये परिसर को बताता है। ठीक है, कि जो हम डाल रहे हैं उससे जो हमें आउटपुट मिल रहा है उन आउटपुट का संग्रह ही बेटा परिसर होगा। ओके, क्या होगा बेटा परिसर? परिसर y बराबर x के लिए x के सभी संभव मानों को फलन में रखने से प्राप्त मानों का समुच्चय होगा। ये हो जाएगा बेटा फलन का परिसर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है f ऑफ x बराबर में x प्लस में 2। x जो है वो समुच्चय a का अवयव है और a समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 और 4। मतलब ये हमारा फलन का प्रांत हो जाएगा।
अब इन मानों को आप फलन में रखोगे तो यहां पर देखिए f ऑफ 1 बराबर हो जाएगा 3 के, f ऑफ 2 बराबर 4 हो जाएगा, f ऑफ 3 बराबर 5 हो जाएगा, f ऑफ 4 बराबर 6 आ जाएगा। तो ये मान मुझे प्राप्त हुए कब? जब मैंने x के मानों को रखा तब। अब इन मानों का जो समुच्चय होगा 3, 4, 5, 6, ये बेटा इस फलन का परिसर हो जाएगा। ये होगा बेटा परिसर। क्लियर? ये होता है फलन का परिसर। ओके, अच्छा, अब देखो हम किसी फलन का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बेटा कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है y बराबर f ऑफ x, जिसका मुझे परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, सो यहां पर बेटा पहला स्टेप होगा, सर्वप्रथम हम दिए गए फलन को y के बराबर मानेंगे। ठीक है, मान लो कोई भी आपको फलन दे रखा है f ऑफ x, तो सबसे पहले आप उसको y के बराबर मानिए, मतलब y बराबर f ऑफ x लिखिए। देन इसके बाद अगले स्टेप में बेटा हम x को y के पदों में लिखें। ठीक है, हमें बेटा x को y के पदों में लिखना है। ओके, देन इसके बाद अगले स्टेप में मैं x के सभी संभव मानों के लिए y के संभव मान ज्ञात करें। ठीक है, हमें बेटा x के सभी संभव मानों के लिए y के संभव मान ज्ञात करने हैं, और फाइनली y के संभव मानों का, सभी संभव मानों का समुच्चय ही फलन का परिसर होगा। फलन का परिसर होगा। ठीक है, सो ऐसे बेटा हम किसी फलन का परिसर ज्ञात करते हैं। बेटा बिल्कुल आसान से 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आपको दिए गए फलन को y के बराबर मानना है, फिर इसके बाद सेकंड स्टेप जो कि वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि यहाँ पर हम x को y के पदों में लिखेंगे। देन इसके बाद आपको x के सभी संभव मानों के लिए y के संभव मान ज्ञात करने। अब y के उन सभी संभव मानों का समुच्चय ही हमारा फलन का परिसर होगा। ठीक है, चलिए बेटा इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण दे रखा है, हमें निम्नलिखित फलन का परिसर ज्ञात करना है। सो यहाँ पर बच्चों हमें फलन दिया गया है f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम इसको y के बराबर मानेंगे। देन यहाँ पर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 प्लस y, ये बेटा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों पहले आप इस f ऑफ x का प्रांत ज्ञात करिए, किस f ऑफ x का प्रांत क्या होगा। सो f ऑफ x बराबर है x स्क्वायर माइनस 3, प्रांत हो जाएगा इसका कंप्लीट r। भाई x की जगह पर मैं कुछ भी रख सकता हूं। ठीक है, कंप्लीट r इसका प्रांत हो जाएगा। ओके, अब यहां से देखो x बराबर हो गया वर्गमूल 3 प्लस में y, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि वर्गमूल के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 + y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। y का मान -3 से बड़ा या बराबर होगा। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू -3 से अनंत। भाई -3 से बड़ा है ना और बराबर भी है, तो -3 पर बंद अंतराल होगा, अनंत पर खुला अंतराल हो जाएगा। तो ये जो बेटा हमारे पास आया y के संभव मानों का समुच्चय, यही हमारे इस फलन का परिसर हो जाएगा। ठीक है, सो परिसर बराबर होगा -3 से अनंत। ठीक है, ऐसे हम फलन का परिसर ज्ञात करते हैं। वैसे इस फलन का परिसर ज्ञात करने का तो एक तरीका और भी था। हम सब अच्छे से जानते हैं कि x² जो है उसका मान सदैव 0 से बड़ा या बराबर होता है, राइट। अब मुझे x² में से 3 को घटाना है, तो हमें इस तरह भी 3 को घटाना पड़ेगा, तो -3 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, f(x). तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, मतलब f(x) का मान -3 से बड़ा है, इसके बराबर है। तो ऐसे भी हम इसका परिसर ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है, यहाँ पर बेटा मुझे फलन दिया गया है f(x) बराबर वर्गमूल x² - 4। इसका बच्चों मुझे परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम इसका प्रांत निकालते हैं। सो प्रांत के लिए x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा x - 2 गुणा x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। संख्या रेखा पर माइनस अनंत प्लस अनंत, यहाँ होगा -2, यहाँ पर प्लस का 2। माइनस अनंत से -2 के बीच में भाई ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक तो धनात्मक हो जाएगा। -2 से 2 के बीच में ये ऋणात्मक, ये धनात्मक तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। 2 से अनंत के बीच में ये धनात्मक, ये धनात्मक तो ओवरऑल धनात्मक हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब मुझे धनात्मक चाहिए। तो धनात्मक चाहिए तो धनात्मक कहां से कहां आ रहा है, ये आ रहा है x बिलोंग्स टू -अनंत से -2, बराबर का चिन्ह लगे रहा है तो बंद अंतराल आएगा, यूनियन 2 से अनंत। सो ये बच्चों हमारे पास हो जाएगा इस फलन का प्रांत। प्रांत बेटा हमारे पास आ गया। अब मुझे इस फलन का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, सो परिसर देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बेटा हम दिए गए फलन को y के बराबर मानेंगे। सो y बराबर हो गया वर्गमूल x² - 4। ठीक है, अच्छा अब हम दोनों तरफ यहां पर वर्ग करेंगे। सो वर्ग करने पर भाई पहला चरण था कि दिए गए फलन को y के बराबर मानिए। दूसरा चरण है कि x को y के पदों में लिखिए। सो उसके लिए हमें यहां पर वर्ग करना पड़ेगा। सो वर्ग करने पर ही होगा y² बराबर x² - 4। सो x² बराबर हो जाएगा y² प्लस में 4 के। ठीक है, अब यहां पर बेटा x बराबर हो जाएगा वर्गमूल y² प्लस में 4 के बराबर। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा। ओके बेटा, x का मान ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए वर्गमूल के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है y² प्लस 4, तो ये 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, राइट। अब इस केस में तो आप बोलोगे कि y बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब कि परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए, राइट बेटा, यही बोलोगे आप लोग। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ कि इस फलन का मान ऋणात्मक कब होगा, केवल आप मुझे ये बता दो। ठीक है, अब यहां पर बच्चे सोचने लग गए
सर इसका मान तो ऋणात्मक कभी होगा ही नहीं। भाई हम x का कुछ भी मान रख लें, ये तो कभी ऋणात्मक होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई ऋणात्मक, क्यों नहीं होगा बेटा ऋणात्मक? सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता? देखो यहां पर एक बहुत ही प्यारा लॉजिक छिपा हुआ है, और इस लॉजिक का प्रयोग करके काफी बार जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया, जेई लेवल तक बेटा क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो क्या है वो लॉजिक, ध्यान से समझिए। देखो यहां पर हमने परिसर निकाला आर, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि ये परिसर गलत है। अब यहां पर आप लोग सोच रहे हो कि फिर तो इसका मतलब ये कि दीपक सर ने जो तरीका बताया हमें परिसर ज्ञात करने का वो गलत है, यही सोच रहे होंगे। क्यों भाई, गलत बताया कि मैंने? नहीं, मैंने बेटा आपको कोई गलत तरीका नहीं बताया। आपने बच्चों यहां पर फलन का परिसर ज्ञात करने में थोड़ी सी चूक कर दी, और वो चूक बेटा ये है कि देखो फलन क्या है, एक वर्गमूल फलन है। क्या है बेटा? एक वर्गमूल फलन। और आप सब भली बात ही जानते हो कि वर्गमूल एक धनात्मक क्वांटिटी होती है, एक धनात्मक राशि होती है, ये कभी ऋणात्मक मान हमें नहीं देती। ठीक है, ओके। सो यहां पर हम यही लाइन लिखेंगे, चूंकि वर्गमूल धनात्मक राशि है, धनात्मक राशि है, अतः y ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के। तो अतः f ऑफ x का परिसर 0 से अनंत हो जाएगा। ये होगा बेटा फलन का परिसर। आप खुद ये चेक कर सकते हो यार। देखो हमारे पास प्रांत क्या आया था, माइनस अनंत से -2 यूनियन 2 से अनंत। -2 और 2 दोनों शामिल है, 2 यहाँ पे रखोगे तो 2 4 में 4 गए, 0 बचेंगे, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। तो 0 आ रहा है, इसके अलावा धनात्मक क्वांटिटी है तो धनात्मक मान आते चले जाएंगे, इसके बीच में जो भी रखोगे सब मान आ जाएंगे। ठीक है भाई। आप सोच रहे हो कि सर -2 से 2 के बीच के नहीं रखने, तो इसके बीच 0 आता है, 0 भाई यहाँ पे रख भी नहीं सकते क्योंकि तो वर्गमूल -4 हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, ओके बेटा, क्लियर। तो ये हमारे पास इस फलन का परिसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, यहाँ पर हमें फलन दे रखा है 3/2 - x²। मुझे इसका परिसर ज्ञात करना है। अब देखो इसका परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से बेटा आप समझिएगा। पहले बच्चों इसका हम प्रांत देख लेते हैं। तो प्रांत हो जाएगा 2 - x² नॉट इक्वल टू 0, मतलब x² नॉट इक्वल टू 2, सो x नॉट इक्वल टू ± वर्गमूल 2। ये तो आ गया इसका प्रांत। ठीक है, अब बात करते हैं परिसर के बारे में। सो परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए फलन को y के बराबर मानेंगे। सो y बराबर 3/2 - x² है, ये मैंने यहां पर मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम x को y के पदों में लिखेंगे। तो वज्र करूंगा, ये हो जाएगा 2 - x² बराबर 3/y हो जाएगा। यहाँ से x² बराबर होगा 2 - 3/y, मतलब x² बराबर हो जाएगा 2y - 3/y के। सो यहाँ से बेटा x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2y - 3/y के। ये बेटा यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा जो वर्गमूल के अंदर, अब मुझे देखना है कि x के संभव मानों के लिए y के संभव मानों का समुच्चय क्या होगा। ठीक है, सो x का मान ± वर्गमूल 2 नहीं हो सकता, इसके अलावा सब कुछ हो सकता है। सो उसके लिए हमें y के मान देखने क्या होंगे। तो यहाँ पर बेटा वर्गमूल के अंदर क्या है, 2y - 3/y। ठीक है, ये बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमारे पास 2 0, एक 0 आएगा 3/2 और एक पोल आएगा 0। चूंकि 0 हर में है तो ये कभी भी शामिल नहीं होगा।
ये चूंकि पोल है, ठीक है। ये यहां पर बराबर का चिन्ह है तो यहां पर आप ऐसे डॉटेड लाइन लगा दो, ओके। अब यहां होगा माइनस अनंत, यहां पर होगा प्लस का अनंत। अब माइनस अनंत से जीरो के बीच देखो तो हर ऋणात्मक, भाई माइनस अनंत से जीरो ऋणात्मक है, हर ऋणात्मक अंश क्या होगा, -1 भी रखोगे 0 भी रखोगे तो ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। ऋणात्मक बटे ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, तो इसमें धनात्मक हो गया। 0 से 3/2 में हर धनात्मक अंश ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक होगा। 3/2 से अनंत में हर धनात्मक अंश भी धनात्मक, तो ये धनात्मक हो जाएगा। अब मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब धनात्मक ही चाहिए, तो ये क्या बनेगा, माइनस अनंत से 0 यूनियन 3/2 से अनंत। तो y का मान क्या बनेगा, y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 0, 0 बेटा शामिल नहीं होगा, यूनियन 3/2 शामिल होगा, 3/2 से अनंत, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हमारा बन जाएगा, ओके। अब y यानी f ऑफ x क्या बेटा ऋणात्मक हो सकता है, सर बिल्कुल हो सकता है। x की जगह पर आप 2 रख के देख लो, 2 का वर्ग 4, 2 में से 4 गए तो माइनस का 2, माइनस के 3/2 आ गए, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा बिल्कुल सर ये संभव है, ठीक है। सो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ये बेटा फलन का परिसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों हम किसी फलन का परिसर ज्ञात करते हैं, ओके। यहां पर हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x का परिसर बराबर माइनस अनंत से 0 यूनियन 3/2 से अनंत, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते बेटा हम एक आखिरी उदाहरण पर, फिर इसके बाद फलन का प्रांत और परिसर दोनों आपके समाप्त हो जाएंगे। सो आखिरी उदाहरण है, यहां पर हमें एक फलन दे रखा है f ऑफ x बराबर x² प्लस x बटे x² माइनस 3x, मुझे इसका परिसर ज्ञात करना है। अब देखो इसका परिसर क्या होगा, परिसर ज्ञात करने से पहले बेटा इसका प्रांत निकालिए, ठीक है। सो इसका हम प्रांत निकालते हैं, देखो क्या आएगा, भाई हर में जो बहुपद है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो x कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 और 3 नहीं हो सकते। तो प्रांत आ गया, यहां पर प्रांत आ गया हमारे पास r माइनस 0,3, ठीक है भाई, ये तो हो गया प्रांत। अब परिसर हमें ज्ञात करना है। सो परिसर ज्ञात करने के लिए हम दिए गए फलन को y के बराबर मानेंगे। सो y बराबर हो गया x² प्लस x बटे में x² माइनस 3x, वज्र गुणा कर दो यहां पर, तो हो गया x² y माइनस 3xy बराबर x² प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करो आप x के पदों को a की तरफ ले आओ, तो गया x² y माइनस x² माइनस 3xy माइनस x बराबर में 0, ठीक है। इन दोनों पदों से x² कॉमन आ जाएगा, यहां बनेगा y माइनस 1, यहां से x कॉमन आएगा तो ये माइनस का x कॉमन आ गया, तो क्या 3y प्लस में 1 बराबर 0। अगेन इन दोनों पदों से x कॉमन आ जाएगा, तो ये मेरे पास बनेगा x गुणा y माइनस 1 माइनस 3y प्लस 1 बराबर में 0, ये बेटा मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। अब देखो x का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 प्रांत में शामिल ही नहीं है, ठीक है। तो 0 को बेटा यहां से हटा दीजिए, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर कब होगा, जब ये 0 के बराबर होगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x गुणा y माइनस 1 माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 होगा। सो x गुणा y माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 1 के, x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 1 बटे में y माइनस 1 के। ये बेटा हमारे पास x का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर x के इन मानों के लिए
r माइनस 0,3 के लिए y के कौन कौन से मान संभव है। ठीक है, सो देखो एक तो यहां पर y नॉट इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर देखो y माइनस 1 0 के बराबर नहीं होगा, तो y 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता सर y 1 के बराबर? क्योंकि y 1 के बराबर हो गया तो फिर x हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अलावा देखो x जो है 0 और 3 के बराबर नहीं हो सकता। अब यहां पर क्या ऐसा देखो कि y का ऐसा कोई मान है जिस पर x 0 के बराबर हो जाए? तो जी हाँ बेटा बिल्कुल है। देखो 3y प्लस 1 ये बेटा 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब y जो है वो माइनस 1/3 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुद सोचो यदि y का मान माइनस 1/3 हो गया तो x का मान तो 0 हो जाएगा, और x का मान तो बेटा 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा इसके अलावा x का मान 3 भी नहीं हो सकता, तो यहां पर देखो x का मान 3 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 यहां पे रख के देखोगे 3y ये हो गया 3 बराबर में 3y प्लस 1 में y माइनस 1, तो हो गया 3y माइनस 3 बराबर 3y प्लस 1, ये कट गया, माइनस 3 1 के बराबर हो ही नहीं सकता, मतलब 3 तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो ये दो ही बेटा हमें यहाँ से हटाने हैं। तो हम कह सकते हैं अतः y बिलोंग्स टू r माइनस, r में से मुझे एक तो 1 को निकालना है और एक माइनस 1/3 को निकालना है, तो अतः f ऑफ x का परिसर हो जाएगा बेटा r माइनस 1/3, 1। ये बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे बेटा आपको फलन का परिसर ज्ञात करना है। एक बार फिर से आप सब इस क्वेश्चन को समझिए। देखो बेटा इस प्रश्न में मुझे फलन का परिसर निकालना था, सो इसके लिए सबसे पहले हम प्रांत ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखो यार परिसर होता क्या है? परिसर होता है फलन के प्रांत के अवयवों को फलन में रखने से प्राप्त मानों का समुच्चय, वो परिसर होता है। तो परिसर ज्ञात करने से पहले मुझे प्रांत निकालना पड़ेगा हर केस में, तो मैंने यहां पर प्रांत ज्ञात किया, प्रांत मेरे पास ये आ गया। अब मैंने फिर परिसर निकाला, परिसर के लिए दिए गए फलन को y के बराबर मान लिया, ये हो गया, यहां से आगे सॉल्व किया, ये बन गया। अब यहां पर देखो इन दोनों का गुणा 0 के बराबर है। अब चूंकि x का मान 0 हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यही 0 रहा होगा, तो मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया, यहां से x ये बन गया। अब यहां से एक तो मेरे पास आ गई, y का मान 1 नहीं हो सकता, राइट। दूसरी चीज मेरे पास आ गई कि भाई x का मान 0 नहीं हो सकता, तो 3y प्लस 1 ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो y का मान माइनस 1/3 नहीं हो सकता, बाकी x का मान 3 तो कभी हो ही नहीं रहा। ठीक है, सो y के 2 मान संभव नहीं है, वही मैंने r में से हटा दिए, तो ये मेरे पास परिसर आ गया। ठीक है, सो ऐसे बेटा हम फलन का प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। क्लियर बच्चों? आपके 11th और बोर्ड के सिलेबस में बेटा केवल इसी प्रकार के फलनों के प्रांत और परिसर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी आप कुछ विशेष प्रकार के फलन पढ़ोगे अगली क्लास में, उनके प्रांत और परिसर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, अब आज की इस क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। सो इस तरीके से बच्चों आज की इस क्लास में मैंने आपको फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात करना सिखाया। बेटा मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आपको इस टॉपिक को पढ़ने का सुअवसर मिला। काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये टॉपिक पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा, जो ये क्लास देख ही नहीं रहे। उनसे यदि आप किसी फलन का प्रांत परिसर पूछोगे ना, जो मैंने आपको आज करवाए, उनसे होंगे ही नहीं। ठीक है, सो अब आप लोग उन सब से आगे निकल चुके हो और इसकी आप सबके मन में, चेहरे पर एक अलग से मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा अब आज की इस क्लास को मैं पे स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यार अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक यहाँ पर आप सबसे विदा लेता हूँ। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय।